हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है मैथमेटिक पेडागोगी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। ऑप्शंस हैं, गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए, विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। गणित के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव की गई कठिनाई को दूर करने में सहायक होते हैं। पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप से लिखने में कठिनाई हो सकती है। समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों को गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ए। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों को उत्पत्ति से ही गणित बनती है। एक व्यक्ति जो अंक गणितीय परिकलन यानी कंप्यूटेशन में अच्छा है, वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमता भी यह सत्य होगा। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर ए सही है। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, टाइल। इसमें हमारा सही आंसर है बी, जियोजेब्रा। नेक्स्ट है, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह तीनों रेखाखंडों का सम्मिलन हो। ना तो आवश्यक है, ना ही पर्याप्त शर्त है। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है। इसमें हमारा सही आंसर है डी, आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्त है। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शंस हैं, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। इसमें हमारा सही आंसर है सी।
प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों की संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। इसमें हमारा सही आंसर है डी, विद्यार्थियों की संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। गणितीय संचारण में भाषा का प्रयोग का परिशुद्ध होना आवश्यक है। इसमें हमारा सही आंसर है सी, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, यह कथन अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्नों का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है ए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्नों को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ऑप्शंस हैं, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को चाहिए कि वह स्थानीय मान के विषय में तभी बताए जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता। बच्चे को स्थानीय मान की समझ अच्छी तरह से नहीं है। कक्षा 2 का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता तो है किंतु 1062 लिखता है। यह शिक्षक के लिए संकेत करता है कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। इसमें हमारा सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका हो सकता है कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, कक्षा समय सारणी में गणित विषय को अधिक कालांश देना, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना। इसमें हमारा सही आंसर है डी, खेल विधि द्वारा शिक्षण करवाना छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है गणित विषय के प्रति। गणित विषय का मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है या नहीं। मूल्यांकन से अध्यापक द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना। इसमें हमारा सही आंसर है बी, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। यह आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए।
दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। इसमें हमारा सही आंसर है बी। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है गुड्स का, क्विलेन का, डांडेकर का या रॉस का। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन है गुड्स का। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आर, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने के अवसर देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। इसमें हमारा सही आंसर है डी। डी आंसर गलत है। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यह वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।